नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के आगे की भाग की। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में हमने वीबीटी से लेकर सीएफटी तक का जो पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है। आगे हमें इस पार्ट में आज की क्लास में वीबीटी और सीएफटी के बीच में कंपैरिजन पढ़ना है। तो मैं ये लिख देती हूँ डिफरेंस बिटवीन, हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन वीबीटी एंड सीएफटी। इस कंपैरिजन में आपके लगभग 3 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। या तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ले लें कि ये है लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, या हम इस क्वेश्चन को ऐसे ले लें एप्लीकेशंस या एडवांटेजेस ऑफ सीएफटी, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं अ कंपैरिजन बिटवीन वीबीटी एंड सीएफटी। तो मैं फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ कि यहाँ पे मैं बात करूँगी वीबीटी की और यहाँ पे मैं बात करूँगी सीएफटी की। फर्स्ट पॉइंट, अगर हम दोनों के बीच में कंपैरिजन का देखें तो जब हमने वीबीटी को स्टार्ट किया था तब हमने यहाँ से शुरुआत की थी कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग है वो एक कोवेलेंट बॉन्डिंग मानी जाती है। दो एटम्स जो हैं पास आते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करते हैं और जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन जब हमने सीएफटी के बारे में डिस्कशन किया तो हमने बात की थी कि एक धनायन जो कि मेटल हम मानते हैं और ऋणायन जो हम पॉइंट चार्जेस, नेगेटिव पॉइंट चार्जेस एक लिगेंड्स को माना जाता है। लिगेंड्स अपने नेगेटिव पोल्स को लेकर मेटल पॉजिटिव आयन सेंटर के पास आते हैं और जो डीजेनरेसी है डी ऑर्बिटल्स की वो समाप्त हो जाती है और वो स्प्लिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो इंटरेक्शन देखा था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन देखा था, इसलिए जो बॉन्ड बना था वो बना था आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मेटल लिगेंड बॉन्ड। मेटल लिगेंड बॉन्ड इज कोवैलेंट इन नेचर। और यहाँ पे हम बात करें मेटल लिगेंड बॉन्ड इज आयोनिक इन नेचर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड की और सीएफटी में हम बात कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड की। फिर आगे बढ़ते हैं, हमने बात की थी ओवरलैपिंग की। जब हमने वीबीटी को स्टार्ट किया था उससे पहले मैंने एक शॉर्ट लेक्चर आपको इंट्रोड्यूस किया था ओवरलैपिंग का। उसमें हमने पढ़ा था एक्सियल ओवरलैपिंग, कोलैटरल ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हमने डिस्कस की थी। तो क्या होता है, फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ जो लिगेंड के जो फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करते हैं और मेटल और लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। लेकिन हमने यहाँ पे सीएफटी में कोई ओवरलैपिंग के बारे में डिस्कशन नहीं किया है। तो हम जो नेक्स्ट जो डिफरेंस लिखते हैं वो लिखते हैं कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। हमने यहाँ पे ओवरलैपिंग के बारे में डिस्कशन किया था और यहाँ पे सीएफटी में हमने नो ओवरलैपिंग हमने ओवरलैपिंग की कोई बात नहीं की थी। नेक्स्ट जो पॉइंट हम देखते हैं बच्चों कि जब हम अभी सीएफटी पढ़ रहे थे इस पहले की क्लास में, तो हमने देखा था कि मेटल जो लिगेंड्स जैसे ही मेटल के पास आते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी की तरफ शिफ्ट होते ही दो जो है सेट्स में डिवाइड हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, T2G एंड EG। लेकिन हमने वीबीटी में ऐसी कोई स्प्लिटिंग की बात नहीं की थी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि नो स्प्लिटिंग ऑफ मेटल d orbitals take place। लेकिन यहाँ करता है splitting of metal d orbitals। हमने यहाँ पे
देखा था, यहाँ पे हमने कोई स्प्लिटिंग की बात की नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो d ऑर्बिटल्स जो हैं वो T2g, Eg और उस तरह के बहुत सारे जो स्क्वायर प्लेनर में तो आगे भी स्प्लिटिंग है। तो हम यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग दिखाई देती है, पर हमने यहाँ पे कोई किसी स्प्लिटिंग की बात नहीं की है। नेक्स्ट जो डिफरेंस हम देखते हैं बच्चों, फोर्थ डिफरेंस जो है वो है यहाँ पे नो एक्सप्लेनेशन फॉर कलर, नो एक्सप्लेनेशन फॉर कलर, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्सेस। फिफ्थ में कलर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस वेल एक्सप्लेन्ड, वेल एक्सप्लेन्ड। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये फोर्थ पॉइंट ये है कि जब हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल थ्योरी है, ज्यादा कोई डेप्थ में नहीं है, यहाँ पे कलर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया था। CFT में हमने देखा है dd ट्रांजिशन की बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन है नीचे के ऑर्बिटल्स लोअर ऑर्बिटल में से एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिटल्स में चला जाता है, और जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है वो विजिबल रीजन में होता है। तो हायर अनस्टेबल ग्राउंड अनएबल एक्साइटेड स्टेट से जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो रेडिएशन एमिट करता है जो कि विजिबल रीजन में फॉल होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है हमें ऑब्जर्व होता है। तो यहाँ पे वेल एक्सप्लेनेशन जो है वो कलर का दिया गया था, लेकिन VBT में ऐसी कोई भी बात नहीं की थी। तो मैं फिफ्थ पॉइंट ही इसी के बेसिस पे लिख सकती हूँ कि स्पेक्ट्रम वाज नॉट कंसीडर्ड, कंसीडर्ड स्पेक्ट्रम की कोई बात नहीं की थी। और यहाँ पे देखो स्पेक्ट्रम ऑफ colors on basis of dd transition। तो हमने जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ है कलर्स का, उसका बेसिस क्या देखा है, dd ट्रांजिशन देखा है। dd ट्रांजिशन के बेसिस पे हमने बताया है कि कलर्स डिफरेंट जो कॉम्प्लेक्सेस के कलर हैं वो हमें क्यों मिल रहे हैं, और हर कॉम्प्लेक्स कौन से कलर का हमें क्यों प्राप्त हो रहा है, ये उनकी किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड या इफेक्टेड है। तो 6 पॉइंट्स तो ये हो गए बच्चों, जिससे हमें पता चलता है कि VBT और CFT में क्या डिफरेंस है। कि कुछ हद तक हम देख सकते हैं कि VBT की शॉर्टकमिंग्स भी हैं, और एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि ये CFT के एप्लीकेशंस भी हैं या CFT के जो है एडवांटेजेस भी हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो नेक्स्ट पॉइंट हम एक्सप्लेन करते हैं वो ये है कि VBT में कॉम्प्लेक्सेस की जो स्टेबिलिटी है उसके बारे में कोई हमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, और ये है वेल एक्सप्लेन्ड स्टेबिलिटी। हम देखते हैं बच्चों कि VBT में अगर कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है तो VBT ने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था कि कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या अनस्टेबल है या किस फॉर्म में है। तो हमें काफी जो लूप होल्स हैं वो थ्योरी के ये बताते हैं, लेकिन जो CFT है इसमें स्टेबिलिटी को काफी अच्छा एक्सप्लेन किया था। एक फैक्टर मैं बताती हूँ स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने का, हमने बात की थी CFSE की, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की, जो एक बहुत ही अच्छा फैक्टर है स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने का। एनर्जी जितनी ज्यादा होती है उतना ही कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होता है, एनर्जी जितनी कम होती है उतना ही कॉम्प्लेक्स वेल स्टेबल होता है। तो हमने कई सारे कॉम्प्लेक्सेस में जो है CFSE कैलकुलेट भी की थी, तो इस वजह से CFSE से हमें काफी आइडिया लग जाता है कि कॉम्प्लेक्स में कितनी स्टेबिलिटी है और कितनी नहीं। नेक्स्ट जो 8th जो इनके बीच में डिफरेंस है इसकी ये है कि ये लिगेंड के बारे में हमें कोई नहीं पता। नो एक्सप्लेनेशन अबाउट लिगेंड क्लासिफिकेशन,
इसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी हमने बच्चों। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर्म्स द बेसिस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो हमने पढ़ा था बच्चों कि वीबीटी में तो कोई ऐसा लिगेंड के बारे में हमने चर्चा नहीं की कि कौन सा कॉम्प्लेक्स क्यों बन रहा है, किस लिगेंड की वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है, लेकिन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमने दो टाइप के कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाए थे सीएफटी में, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आयोडीन से लेकर आयोडाइड से लेकर हमने कार्बोनिल तक अरेंज किया था। हमने अमोनिया एक पार्शियल डिवाइडिंग जो है लिगेंड माना था और अमोनिया का एब्नॉर्मल बिहेवियर भी देखा था काफ़ी जगह, और उधर से जो लिगेंड्स हैं वो बढ़ती हुई स्ट्रेंथ में थे, लिगेंड स्ट्रेंथ में। तो हमने लिगेंड के बारे में यहाँ पे काफ़ी चर्चा की है, लेकिन वीबीटी में हमें ऐसा कोई भी जो है एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों 9th, वो है कि हम यहाँ पे बैक बॉन्डिंग के बारे में जो है, बैक बॉन्डिंग या पाई बॉन्डिंग के बारे में हमें कोई बैक बॉन्डिंग के बारे में कोई चर्चा नहीं की है। नो एक्सप्लेनेशन अबाउट बैक बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। इसमें वेल एक्सप्लेन्ड बैक बॉन्डिंग। अगर बच्चों हम कोई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट में अगर हम बैक बॉन्डिंग जैसे टर्म की यूज ना करें तो काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं उससे एक्सप्लेन नहीं हो पाते। बैक बॉन्डिंग खुद ही इतना ग्रेट वास्ट मतलब टॉपिक है एक, जो काफ़ी स्टेबिलिटी के जो फैक्टर्स हैं और स्टेबिलिटी के कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर देता है। तो वीबीटी ने क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी की एक लूप होल है कि स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ था, पर यहाँ पे हमने बैक बॉन्डिंग को भी कवर कर लिया है, इसलिए सीएफटी और भी ज़्यादा एडवांस थ्योरी हो गई है। 10th पॉइंट में मैं मिसलेनियस पॉइंट लूंगी बच्चों, जैसे कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, फिर है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे जो टर्म्स है वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किए हुए थे, लेकिन सीएफटी में इनको टर्म्स वर कंसीडर्ड। तो ये जो फैक्टर्स हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, इस तरह के जो टर्म्स हैं वो कंसीडर्ड किए गए थे, क्योंकि उनको स्टेबिलिटी की ओर वो जो थे संकेत कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने स्टेबिलिटी को काफ़ी वास्ट एरिया से रीड किया है, स्टडी किया है, इसलिए जो ये सारे टर्म्स स्टडी किए हुए थे। तो इसीलिए वीबीटी से सीएफटी थोड़ी एडवांस्ड थ्योरी है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो गई हैं। तो बच्चों हमने ये समरी देखी है वीबीटी और सीएफटी की। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो गए हैं, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, applications of CFT, and थर्ड क्वेश्चन है कंपैरिजन बिटवीन VBT एंड CFT। आगे की आने वाली क्लासेस में बच्चों हमें CFT का एप्लीकेशन देखना है कॉम्प्लेक्सेस पे। डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के भी जो है हमें उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लेकर उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिज्म, इस तरह का जो निकालना हमें आना चाहिए। तो हम थोड़े न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो आई होप इससे आपका जो कंपैरिजन है और जो चैप्टर का ओवरव्यू है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। और अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक जो रह गया है वो है एप्लीकेशंस ऑन द कॉम्प्लेक्सेस। थैंक यू।